नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी, एक बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट जुड़ने वाला है। हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र महिस्कर साहब जुड़ेंगे। तो सर से होगी पूरी डिटेल में चर्चा, इस बार के फाइनेंशियल्स, वो बड़ा टोल प्रोजेक्ट जो फिर से रीबैक करा, आगे की आउटलुक, ट्रेजेक्ट्री, इन सब पे। साथ साथ प्रकाश गाबा सर जुड़ेंगे तो मार्केट्स का क्विकली चेक उनके साथ ले लिया जाएगा, और आगे आईआरबी इंफ्रा पे एक फंडामेंटल नजरिया भी लेकर आऊंगा। इस बीच हेडलाइंस पे जाऊं उससे पहले आज सारे मेटल कंपनीज आउट परफॉर्म करती हुई, आपकी स्क्रीन पर दरअसल एक ब्रेकिंग न्यूज चलती हुई कि घरेलू स्टील क्षमता जो है, हमारी जो कैपेसिटीज जो हैं वो ऑगर करने की, वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस जो है वो कम होती हुई नजर आए। तो बेसिकली चीन से हमको अपने आप को सेफगार्ड करने के तरह तरह के तरीके अब शुरुआत होती हुई, वो स्टॉक्स भी जो रिएक्ट कर रहे हैं बखूबी टिकर टीम हाईलाइट करती हुई। लेकिन चलिए सबसे पहले आप कार्यक्रम की शुरुआत में इस वक्त की हेडलाइंस। भारत चीन तनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक गलवान में पीछे हटने को हुआ तैयार ड्रैगन। कल हुई दोनों पक्षों की बातचीत रही सकारात्मक। भारत चीन में तनाव घटने से बाजार में तेजी बढ़ी। निफ्टी 10,400 के ऊपर, बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती। बजाज फाइनेंस 2900 के पार, एल&टी इंफोसिस से भी सहारा। बेहतर मॉनसून और रूरल इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद ने एफएमसीजी में भरा जोश। एचयूएल बना बाजार का बादशाह, नेस्ले भी बना निफ्टी का नवाब। फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर। जैकपॉट शेयर स्पार्क 8% से ज्यादा जोड़ा। 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा ऑरबिंदो फार्मा। पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर दिए जाएंगे। 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सरकारी कंपनी बीईएल करेगी 30,000 वेंटिलेटर की सप्लाई। नए खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। नीरज के नए खिलाड़ी जोडियाक क्लोथिंग 14% ऊपर। हेमंत का खिलाड़ी जय भारत मारुति भी दिन के दौरान 10% सर्किट पर लगा। और पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। बाबा रामदेव का दावा, 7 दिन में ठीक हो रहे हैं मरीज। चलिए आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पर और 10,400 के ऊपर, जैसा हेडलाइन में हम कह रहे थे, इनफैक्ट 10,400 के ऊपर अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। 10,400 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ 1% से ज्यादा की मजबूती। बैक टू बैक चौथा दिन स्ट्रेंथ का। आज एक तो हमारे फेवर में मोमेंटम है, 3 दिन से अच्छी तेजी थी, बुल ग्रिप में था, एफआई फ्लो स्ट्रांग है। दूसरा, सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव हुए। आउट ऑफ द ब्लू पहले यूएस चाइना रिलेशनशिप खराब होने की बात, उसके बाद क्लैरिटी आती हुई। दिन के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद था, लग रहा है कि थोड़ा रिलेशनशिप बेहतर होते हुए, एटलीस्ट उन डिस्कशंस में, उन बातचीत में कुछ सहमति बनती हुई। फोर्सेस जो अभी तक डटी हुई थी एलएसी में, कुछ हद तक विड्रॉ करेंगी। इस तरह के डेवलपमेंट्स रिपोर्ट करे जा रहे हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, जियोपॉलिटिकल रिस्क थे, वो कुछ हद तक डीएस्केलेट होते हुए बाजार उसको भी तवज्जो देता हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं एक्सपायरी वीक में दिन के हाईज। तो ये डे बिफोर पेनल्टीमेट सेशन है, आज मंगलवार का दिन, थर्सडे को मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी, और उससे पहले इस तरह का मोमेंटम भारतीय बाजार पिकअप करते हुए। ऐसे में बाकी की बातचीत बाद में, पहले गाबा से समझ लिया जाए, ये जो दिन के हाईस पर खड़े हुए हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं लेवल्स के आसपास, प्रकाश सर की भाषा में ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, इसका मतलब फिर अगले लेग की कोई तैयारी हो रही है क्या? कोई ट्रेड ले रहे हैं क्या प्रकाश सर निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? प्रकाश सर गुड आफ्टरनून।
और जय हिंद। गुड आफ्टरनून जी, जय हिंद। मुझे लगता है कि निफ्टी में अब भी तेजी है। जो टेक्निकल टारगेट जो हमने कल बताया था 10,438, वो तो मेरे ख्याल से अचीव हो ही चुका, क्योंकि आज का जो हाई है 430 है। 30 और 38 में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। अपट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। मुझे लगता है जो अब तेजी बनती नजर आती है शायद बैंक निफ्टी में। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन है, जगह अच्छी लेने की। एक बाउंस मिले कि 100-200 पॉइंट की एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो मुझे लगता है यस, एक ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी अब तक तेजी है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आता है। शायद 22,500 के आंकड़ा है बैंक निफ्टी में, वो शायद छू ले। 10,500, सॉरी 10,500 निफ्टी में शायद छू ले। कोई डिफिकल्टी बात तो मूवमेंट, तो मोमेंटम स्ट्रांग। और देखिए चौतरफा आप खरीदारी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। मैंने निफ्टी सेंसेक्स की बात करी थी, बैंक निफ्टी 1.25%। तो जो अंडर परफॉर्मेंस लाइट था, फिर इनलाइन परफॉर्मेंस था, वापस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई, और उसका इंपैक्ट आप मार्केट ब्रेथ पे देखेंगे, जो स्क्रीन पे सबसे बेहतर सेंटिमेंट का बैरोमीटर है। 3:1 से ज्यादा फेवर पे इस समय एडवांसेस, यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने 3 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो इस समय मजबूती के साथ, आसान शब्दों में जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75% से ज्यादा हरे निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की स्ट्रेंथ है भारतीय बाजारों में। अच्छा, एक स्टॉक सर स्पार्क पर लिख रहा है डायरेक्टर साहब, सन फार्मा एडवांस रिसर्च। कल गजब का मूव इस काउंटर में, अपने कई सारे 3 महीने के हाईज को ब्रीच कर गया कल। इस तरह की स्ट्रेंथ थी, अपने कई सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा। और फार्मा एज अ स्पेस को लेकर तमाम टेलविंड्स हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, फ्लोज फार्मा की तरफ बढ़ते हुए। इसका जो जिस कंपनी से डीमर्ज होके ही आम बना था, सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको लेकर पॉजिटिवनेस स्ट्रीट में बनी हुई है। और इसकी जो R&D पाइपलाइन है, अब वो फाइनली वो लाइसेंसिंग फीस और वो सब पैसा रॉयल्टी के तौर पे मिलने की कगार पे खड़ा हुआ है सन फार्मा एडवांस के लिए। एक डील पिछले महीने के एंड में आप BSE अनाउंसमेंट जाके देखेंगे, सन फार्मा के साथ इसकी एक मॉलिक्यूल की डील हुई जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में है। तगड़ा अपफ्रंट पेमेंट आया है और तगड़े माइलस्टोन पेमेंट्स आने हैं। ये एक दवा है, कई सारी और दवाओं पे कामकाज चल रहा है। ऐसे में सन फार्मा एडवांस रिसर्च जो पिछले कुछ दिनों से तगड़े वॉल्यूम्स के साथ बिल्डअप दिखा रहा है, प्रकाश सर इसका जरा स्लाइटली लॉन्ग टर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो 500-600 के हाई से इवेंचुअली करेक्ट होके आज भी तेजी के बावजूद 250 के लेवल्स पर हैं। कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से फार्मा, और उसमें ये सन फार्मा एडवांस रिसर्च या स्पार्क का काउंटर? लगता है मैंने सवाल लंबा पूछ लिया। गावा सर का लिंक ही फ्रीज हो गया। अरे आ गया गावा सर, आपने सवाल सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुन लिया सन फार्मा एडवांस का, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा इतना लंबा सवाल फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा। हाँ सर, स्टॉक पे कॉल क्या है? सुन लिया। देखिए, इसका 100 की जगह से बाउंस मिला है सन फार्मा एडवांस का। उसके बाद 150 में बहुत बढ़िया कंफर्मेशन मिल गया कि अब तो मैं थक गया नीचे आकर, अब मैं ऊपर जा रहा हूं। ये क्लियर कट इंडिकेशन आ गया 150 में, अपसाइड ऑन है। मुझे लगता है इसका 250 का एक टारगेट है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा सन फार्मा एडवांस में, क्योंकि बेस तो बना हुआ है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, इसमें जब भी डिप्स मिले तो एक खरीदारी का मौका रहेगा सन फार्मा एडवांस। सन फार्मा एडवांस यानी कि स्पार्क का काउंटर, 8% की मजबूती, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ इस तरह की बाइंग रडार पे रखिएगा। अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहां से तगड़े अपमूव्स, मौके ढूंढेगा स्टॉक में एंट्री पाने के। प्रकाश सर धन्यवाद आपका। और अब IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र महेश्कर साहब जुड़ते हुए। महेश्कर सर, स्वागत है आपका, और बहुत दिनों बाद आपसे न्यू ईयर कंपनी में सर चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं IRB इंफ्रा को वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल ऑपरेटर के तौर पे,
और गजब का मूव। डॉक्टर साहब हो तो इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट हुआ तो 1 साल का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गजब का मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। साल के लोस 46 के, वहां से 80-90% के आसपास की रिकवरी ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखा दी है। इस तरह के शार्प अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इसके साथ कई सारे रीजंस हैं उसके पीछे, उसमें एक प्रोमिनेंट, उससे शुरुआत करता हूं, फिर रिजल्ट्स पे, आगे की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पर आऊंगा। जो आपने प्रेस्टिजियस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कंसेशन एग्रीमेंट फिर से बैक कर लिया है, मुझे इसकी डिटेल समझाएं सर। कितना कंसिडरेशन है ये जो आपने 10-10.25 साल के लिए फिर से बैक कर लिया प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट? कितना खर्च करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, कितना आपको देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से एमएसआरडीसी को पैसा देना होगा, और आपका इंटरनल कैलकुलेशन क्या कहता है? क्योंकि ट्रैफिक तो बढ़िया है इस हाईवे में, हम सब जानते हैं। आपके रेवेन्यू एस्टिमेशंस क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये एक सब देश का, मैं कह सकता हूं कि ये देश का सबसे बेहतरीन हाईवे कॉरिडोर है, जो पुनर्प्राप्त करने में आईआरबी सक्सेसफुल रही है। ये 10 साल का कंसेशन पीरियड है और ये देश का लार्जेस्ट। मैं सॉरी 1 मिनट लौट के आ रहा हूं। इस बीच विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बार वहां रुक करता हूं, इसी सवाल के साथ वापस शुरुआत करेंगे। I look forward to our further discussions. नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जयशंकर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वापस रिज्यूम करेंगे, जब कुछ निकल कर आएगा। सॉरी महेश्वर सर, बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सवाल वही, कितना खर्च करना है और आपका रेवेन्यू एस्टिमेशन क्या कहता है, जो फाइनेंस टर्म में आईआरआर कहा जाता है? आसान शब्दों में आपका आकलन क्या है? कितनी कमाई होगी जब देंगे उस पैसे को? तो जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि ये देश का सबसे बड़ा टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो हम टोटल पेमेंट एमएसआरडीसी को करने जा रहे हैं वो है टोटल 8,262 करोड़, जो हम उन्हें 4 साल में देंगे। उसमें से जो सबसे बड़ी किस्त थी 6,500 करोड़ रुपए की, वो हम 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एमएसआरडीसी जो अथॉरिटी है, जो ये हाईवे ओन करती है, उनको दे चुके हैं, जिससे अभी ये कंसेशन हमारे पास 10 साल 2 महीने के लिए बिल्कुल पक्का हो गया है। इसका फाइनेंशियल क्लोजर इन सब कठिनाइयों के बीच में कंपनी कर पाने में सक्सेसफुल रही है, इसलिए जो बैंक्स ने कॉन्फिडेंस कंपनी पे दिखाया है उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ने इसका फंडिंग हमें दिया है और इसमें से 6,500 करोड़ रुपया, जैसा मैंने कहा, वो ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 साल तक आने वाला जो पूरा रेवेन्यू है, वो कंपनी विल रिटेन दैट रेवेन्यू इन इट्स बैलेंस शीट, फ्रॉम विच द डेट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस विल बी मेड। जो भी डेट उठाया है इसमें 5,500 करोड़ का इस वक्त, वो प्लस आगे जो टोटल डेट जो है वो 6,500 करोड़ की होगी। तो ये पूरी डेट जो है वो इस रेवेन्यू में से कंपनी पे बैक करेगी। अगर ये रेवेन्यू की विजिबिलिटी 10 साल की देखे तो मुझे लगता है कि इसका रेवेन्यू जो है वो आज देश के सबसे बेहतरीन हाईवे कॉरिडोर में से एक है। तो मुझे कोई शंका नहीं है ये कहते हुए कि भाई इसका जो टोटल रेवेन्यू एस्टिमेशन है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला जाएगा, अगर हम 10 साल के पीरियड की बात करें। तो लगने को ऐसा लग सकता है कि 6,500 करोड़ रुपए का टोटल लोन है, तो ये कैसे वापस हो जाएगा या इसका भुगतान कंपनी कर पाएगी कि नहीं। पर प्रिंसिपल पेमेंट, मेंटेनेंस और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी इस प्रोजेक्ट पे एक बेहतरीन रिटर्न शेयर होल्डर को दे पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये देश का सबसे बड़ा टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है और इसे पुनर्प्राप्त करने में कंपनी 6 महीने पहले सक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद थोड़ी कठिनाई आई बिकॉज कोरोना की वजह से सारा लॉकडाउन था, पर उस बीच में भी हमने कोई मतलब वी डिडंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, और उसका ही नतीजा है कि बिल्कुल टाइम पे हमने फाइनेंशियल क्लोजर इसका कर दिखाया है। क्योंकि 19 जून को हमको इसका पेमेंट करना था, एक दिन पहले ही हमने गवर्नमेंट को इसका पेमेंट कर दिया है। ये एक इस चीज को भी दर्शाता है कि आज 25 साल की जो कंपनी की जो स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कंपनी की है, जिसमें हमने आज एक दिन भी कभी किसी बैंक का कर्जा चुकाने में या पेमेंट करने में डिले नहीं किया है। वो गुडविल जो थी वो इस समय हमारे काम आई है और बैंकों ने
पूरे विश्वास के साथ ये पैसा हमें सौंपा है जो हमने गवर्नमेंट को दिया है। और इसके चलते अब मेरे ख्याल से कंपनी विल कैटअपॉल्ट इनटू अ वेरी डिफरेंट लीग गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मैं इसमें कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो मार्केट सेंटिमेंट्स बिगड़े थे जब वो कंसेशन पीरियड खत्म हो रहा था, प्रीबिड के लिए आने वाला था, मुझे याद है वो स्टॉक में प्रेशर आया था, और अब देखिए क्या तेजी ये स्टॉक पकड़ रहा है। इनफैक्ट आज बात करते करते दिन के हाईस पे होगा, 17-18% के उछाल के साथ आईआरबी इंफ्रा इस समय ट्रेड करता हुआ। तो 6,500 करोड़ रुपए भर चुके हैं, तो बैलेंस बचा 1726 करोड़ रुपए जो नेक्स्ट 4 इयर्स में ट्रांचेस में सबमिट करने होंगे, और खैर रिटर्न्स तगड़े होंगे जैसे सर स्पेसिफिकली कहते हुए। अच्छा, एक कंज्यूमर एंगल से सवाल सर, वो मुंबई से पुणे जाना बड़ा महंगा पड़ जाता है टोल रोड से, कुछ सस्ता करने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं, देखिए ऐसा है, इसका जो टोल रेट है वो अगर आप सेविंग्स ऑन व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो आपका जो समय बचता है, जो फ्यूल आप सेव करते हो, आज आप 1 घंटे में बॉम्बे से पुणे पहुंच जाते हो, इसका टोल रेट आज भी रेलवे से सस्ता है, प्लेन से सस्ता है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो और भी सस्ता हो जाएगा। पर इसका कंपेरेबल जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है, तो ये नहीं कहूंगा कि ये महंगा टोल है। नहीं, बिल्कुल सही। मैं इसमें कोई शक ही नहीं है। पिछले कई सालों से जब भी हम उस रोड को जाते हैं तो उसका अपना ही मजा है। इसमें मैं तो ऐसी मजाक में पूछ रहा था सर। ठीक है, कॉस्ट सेविंग्स नो डाउट बहुत तगड़ी है उस हाईवे में, और टाइम सेविंग तो उसका तो कोई कहना ही नहीं। अच्छा, आपने एक बड़ी डील करी थी जीआईसी के साथ, इनविट की डील, जिसके बाद आपके रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स में बड़ा तगड़ा बदलाव हुआ। ग्रॉस डेट, लेवरेज मैंने देख रहा था काफी तगड़ा डिक्लाइन हुआ था। तो मुझे समझाएं सर, इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है, डेट और कैश बुक्स पर क्या है, रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है, और क्या ये जीआईसी की डील कहा जा रहा था बड़ा तगड़ा आप लोग को हेडरूम प्रोवाइड करेगी अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने के लिए, क्या स्थिति है फिर इस समय? देखिए, ये डील जो थी वो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूं। इसमें हमने ये प्राइवेट इन्विट स्थापन कर दिया था, उसमें जीआईसी 49% पार्टनर के तौर पे जीआईसी एफिलिएट्स ने इन्वेस्टमेंट की है। आईआरबी बचा हुआ 51% ओनरशिप स्टेक जो है वो आईआरबी के पास है। इसमें टोटल 9 प्रोजेक्ट हमने ट्रांसफर करे थे, जो सारे एनएचआई के कंसेशन है, जिनकी टोटल कंसेशन एवरेज कंसेशन पीरियड रफली 24-25 साल है। और इसका एंटरप्राइज वैल्यू जो हम बोलते हैं, वो एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो इस प्रोजेक्ट का टोटल 22,500 करोड़ रुपया है। इसमें इक्विटी जो है लगभग 9-9.5 हजार की इक्विटी है, और 7,000 करोड़ का इस वक्त व्हाट वी कैन से डेट है। और ये टोटल जो एंटरप्राइज वैल्यू इसकी जब कंप्लीशन होगी तो 22,500 करोड़ पे पहुंच जाएगी। इसमें हमने 3,000 करोड़ से टोटल डेट कम कर दिया है, और अभी आज आईआरबी की अगर स्थिति देखेंगे तो स्टैंड अलोन आईआरबी विद 100% एसेट्स जो भी हमारे पास है वो, उसके अलावा ये 2 इन्विट्स हमारे पास हो गए हैं। एक प्राइवेट इन्विट है जिसमें जीआईसी 49% ओनर है, और एक दूसरा पब्लिक इन्विट है। तो ये तीनों मिला के आज लगभग टोटल एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द ग्रुप हैज नाउ क्रॉस 45,000 crores, which is the largest in road sector in India today. और ये 3,000 करोड़ का जो डेट हमने वापस तो किया, एक तो इन्विट ऑलरेडी आईआरबी इंफ्रा का लिस्टेड है। जब आप बार बार टर्म यूज कर रहे हैं प्राइवेट इन्विट ये जीआईसी के साथ, यानी कि इसकी इवेंचुअल लिस्टिंग की तैयारी नहीं है, या फॉर द टाइम बीइंग इसकी लिस्टिंग की तैयारी नहीं हो रही? नहीं, फिलहाल तो हम इसको कोई लिस्ट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो हम इसे प्राइवेट स्पेस में ही रख रहे हैं। तो इसमें 51% आईआरबी और 49% जीआईसी, ऐसा ही इसका परसेंटेज रहेगा कुछ समय तक। ये एसेट्स को हम मैच्योर होने देंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर कोई और आगे की सोच कर सकते हैं। पर इस समय हम उसको लिस्ट नहीं करना चाहेंगे। वी विल अलाउ द वैल्यू टू ग्रो हियर, एंड देयर आफ्टर वी कैन थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स। बट ये सब के चलते हुए काफी हद तक जो डेट था कंपनी का वो कम हो गया है। और अगर आप आज एक मतलब पेरेंट लेवल का अगर डेट इक्विटी देखें तो वो मतलब लगभग 0.8 पे आ गया है। इट इज लेस देन 1 नाउ। So it has taken the balance sheet to a very very strong position. तो comfortable, very comfortable। और कैश फ्लोज भी पिछले कुछ दिनों में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है और टोल कलेक्शंस इंप्रूव हुए हैं, तो कैश फ्लोज भी इंप्रूव कर रहे हैं। और ये जो डेट कम हुई है, इस डेट के कम होने की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए काफी जगह बनती हुई।
हम अभी मेरा अनुमान एक ये भी है कि आगे चलते हुए बीओटी तो पता है, मैं इसका साथ यही एक इश्यू था कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बड़ा तगड़ा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करा, इसमें कोई शक नहीं, पर कंसर्न ये था कि जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे उसके साथ साथ नए ऑर्डर मींस मैच नहीं कर पाए, वो उतना पेस नहीं रख पाए, तो आपकी ऑर्डर बुक डिप्लीशन बड़ा तगड़ा देखने को मिला। अब आप जब कह रहे हैं आप नए वॉचेस के साथ तैयार हैं, सॉलिड बैलेंस शीट के साथ तैयार हैं, क्या एक्सपेक्ट करूं? ऑर्डरिंग फ्लोज हैं कैसे, कितने एग्रेसिव आप लोग होंगे? और अगर ऑर्डर बुक को लेके कंसर्न्स थे तो आने वाले नियर फ्यूचर में वो कंसर्न्स अबेट होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुंबई पुणे का 8,500 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कंपनी ले चुकी है। इसके बावजूद बिकॉज ऑफ द जीआईसी मनी दैट हैज कम इन, जो डिलीवरेजिंग हुई है, उसको चलते हुए आगे हम और बीओटी प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली बिड करेंगे। और मेरा अब ऐसा एक मानना है कि गिवन द कोरोना सिचुएशन एंड फिस्कल कंस्ट्रेंट उसकी वजह से जो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मेरा ये अनुमान है कि एनएचएआई फिर से ज्यादा बीओटी प्रोजेक्ट्स लाने की जरूर सोचेगा। और अभी उन्होंने एक लिस्ट भी निकाली थी लगभग 19 प्रोजेक्ट्स की, जो वो बीओटी तत्व पे लाना चाहते हैं। तो वी आर डेफिनेटली वेरी गंगो ऑन दैट लिस्ट एंड वी विल पार्टिसिपेट वेरी वेरी स्ट्रांगली इन दोज प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी हमारे पास जीआईसी का और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वो फ्यूचर प्रोजेक्ट भी अगर उनको हमारे पसंद आते हैं तो उसमें भी वो सेम प्रपोर्शन में 51-49 में हमारे साथ निवेश करेंगे। तो हमारे साथ एक स्ट्रांग पार्टनर भी आज खड़ा है। तो आने वाले बीओटी प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली हम बहुत स्ट्रांगली उतरने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो वो फिर कंसर्न्स भी खत्म होंगे और जीआईसी जैसा सॉलिड पार्टनर होगा आईआरबी इंफ्रा के साथ। यही रीजन है कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग शार्प मूव्स ये स्टॉक अब दिखाता हुआ स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैं इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के डिटेल में चर्चा करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आईआरबी इंफ्रा पे एक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा।